हमने आज तक 400 मज़ारें तोड़ी हैं। यहाँ तक कि मंदिरों के अंदर से भी हमने कम से कम 20-25 मज़ारें हटाई। 2 बार मेरे घर पे गोली चल चुकी है। देखिए, समझाते हैं और नहीं समझेंगे तो फिर हमारी दिन उनका है, रात हमारी, हमारे हथौड़े बजते हैं फिर। उसने अपने पापा की मज़ार बना रखी थी, मगर जब ऑब्जेक्शन किया गया वहाँ के कॉलोनी वासियों ने, तो हमने वहाँ जाके तोड़ा तो उसके नीचे कुछ नहीं था, ना पापा थे और ना उनकी मम्मी थी। अब्दुल अगर पंडित बन के आए तो सावधान रहें। अभी एक जिहादी ने धमकी दी थी कि तेरे बच्चों को घर से उठा लूँगा। बेटी की फ़ोटो पे अश्लील चित्र लगा के उसने बहुत वायरल करा था इंस्टाग्राम पे। मैम रिलैक्स हो जाइए, आप पानी पी लीजिए। नहीं, कोई ठीक। बात नहीं मैम। तो ये जिहादी है भैया, जो ये कंबल बेचने वाले, कुर्सी बेचने वाले गांव पे चढ़ाई कर रहे हैं। मेरे को जनता का ही सपोर्ट है, अपने भाइयों का, अपने बहनों का। पूरे उत्तराखंड में हर जगह से, उत्तराखंड ही नहीं बाहर से भी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। हम आज तक अपनी टीम को ले जाते हैं, अपनी टीम को भूखा शाम को घर में ले आते हैं और दूर दूर से मज़ारें तोड़ के आते हैं। इसमें तो अपने घर में बनाओ मज़ार, उसे पूजो, मगर सरकारी ज़मीन में, पार्क में, हैंडपंपों के किनारे, रेलवे स्टेशन पे तो बहुत सारी मज़ारें ऐसे डाली हैं जिनका कोई विकल्प ही नहीं निकलता मुख्यमंत्री पोर्टल से। तो कागज़ में तो बेकार कार्रवाई चलती है, बाकी हमारे हथौड़े जिंदाबाद। वो कानून पर मैम कोई बात नहीं करना चाहता आज की डेट में। हम तो करेंगे मैम। वो वोट बैंक कम हो जाएंगे फिर, अगर प्रतिक्रिया देंगे तो वोट बैंक कम हो जाएंगे। एक गढ़वाली परिवार ने मकान दिया, उसे काफ़ी लोगों ने समझाया भी, काफ़ी लोगों ने समझाया कि भाई इसे मकान किराए पे मत दो, मोमडन है, ये है। तो उन परिवार ने नहीं सुनी, आखिर में उनकी लड़की लेके भाग गए। तो हो गए जागरूक। एक बार मैंने अपनी बेटी को लेके जा रही थी, उसके बाद से मेरे पे 2 टोपी लगाए हुए आदमी मेरे पीछे लग गए थे, तो मैंने पेट्रोल पंप पे जाके जान बचाई थी। नमस्कार, मैं कविता खत्री। स्वागत है आपका हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, आगे की बातचीत वो करेंगे। नमस्कार, मैं पंकज कोहली। आज के जहाँ हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो एक देहरादून का जीता जागता नाम है और उत्तराखंड में उनको एक दबंग सोशल वर्कर के भी नाम से जाना जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपको डायरेक्ट मिलाते हैं राधा सेमवाल धोनी जी से। नमस्कार मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम, वैसे तो हम आपको प्रदेश जानता ही है, पर जो हमारी न्यू ऑडियंस है, जो और भी लोग हैं यूट्यूब में, तो उनको आप न थोड़े परिचय दें कि आप किस टाइप का सोशल वर्क करती हैं और आपका ऐसा दबंग नाम कैसे पड़ा। दबंग नाम तो आप लोगों की कृपा से पड़ा है। वैसे मेरा नाम राधा धोनी है और मैं सिर्फ उत्तराखंड को जिहाद मुक्त कर रही हूँ। शायद इसी वजह से मेरा नाम दबंगों में आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिहाद मुक्त करते समय लड़ाई झगड़ा जो हो जाता है, या अपनी लैंड जिहाद हो गया, वहाँ से मज़ार हटाना हो गया, बेटियों को लव जिहाद से बचाना हो गया, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी फाइटें चलती रहती हैं, तो इसीलिए पड़ा होगा शायद मेरा नाम। तो मैम, आपका बचपन कैसा गुजरा? आप कहाँ के वैसे रहने वाले हैं? अपने बारे में कुछ बताएं ऐसे में कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई, कहाँ पे हुई है। मैं मूल रूप से पौड़ी की रहने वाली हूँ और पापा यहाँ हेड आर्मोरर थे, पुलिस लाइन। फिर अब भाई पुलिस में है। 5 भाई हैं मेरे, एक विकलांग भाई है जिसकी सेवा मैं कर रही हूँ। अब इस दुनिया में मम्मी पापा नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा ससुराल पिथौरागढ़ है जी। तो मूल रूप से मैं उत्तराखंड की। सबसे पहले मैम, आप क्या सोचकर आपने इन मुद्दों को उठाया समाज में? जैसे कि काफी महिलाएं डरती हैं, आपने महिला होकर भी समाज में इतने बड़े मुद्दे उठाए, इसके बारे में मैम कुछ बताओ आप पहले। देखिए, कभी हम कहीं घूमने जाते थे, पिकनिक मनाने जाते हैं, बच्चों के साथ जाते थे, तो काफ़ी हमारी महिलाएं भी होती थी, बच्चे भी होते थे। वहाँ देखते थे हम कि जंगलों में काफ़ी संख्या में मज़ारें बनी हैं, अपने ही लोग पूजने जा रहे हैं। जो संख्या, जंगलों में जो मज़ारों की संख्या होती थी, वो कहीं न कहीं मुझे पसंद नहीं थी। और फिर ये भी लगता था कि ये जब विशेष समुदाय पूज रहा है, तो हमारे लोग क्यों आ रहे हैं? तो कहीं न कहीं हम लोगों ने तभी सोचा था कि हम इसे जड़ से मिटा देंगे, इन मज़ारों को, क्योंकि इसमें हमारी श्रद्धा भी नहीं है, ना हिंदुओं की है। मैं तो ये कहती हूँ कि मुसलमानों की श्रद्धा भी नहीं है इसमें। ये सिर्फ़ लैंड जिहाद के नाम से बनाई जाती हैं और एक मज़ार को हटाने की देर थी, तो फिर हमारी लगन इस पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और आज हम 400 से अधिक मज़ारें हटा चुके हैं। और आप जैसे अभी बता रहे थे कि जैसे आप मज़ार तोड़ते हैं, तो लगभग आपने कितनी मज़ारें ध्वस्त कर दी होंगी है? और उसमें से निकलता क्या है? जैसे बताते हैं ना कि उनकी कब्र होती है मज़ार में, तो क्या होता है असलियत? आपको तो ज़्यादा पता होगा इस बारे में। भैया कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ मिट्टी के ढेले होते हैं।
ईंट ताबूत कुछ नहीं होता उसके नीचे, कुछ भी नहीं। हमने आज तक 400 मज़ारें तोड़ी हैं। यहाँ तक कि मंदिरों के अंदर से भी हमने कम से कम 20-25 मज़ारें हटाई हैं। मंदिरों के अंदर से? मंदिर के अंदर भी मज़ार बना देते हैं। अभी आपने देखा है कि आर्मी एरिया के अंदर भी एक मज़ार है, मंदिर है, उसके अंदर भव्य रूप से मज़ार का निर्माण करा गया। तो ऐसे में सपोर्ट कर देते हैं मंदिर वाले भी कि मंदिर के अंदर पता ही नहीं मजा भैया, देखो जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि जिसने ज़मीन दी हो, एक जगह में था कि जिसने ज़मीन दी थी मंदिर के लिए प्लॉटिंग वाले ने, उसने अपने पापा की मज़ार बना रखी थी। मगर जब ऑब्जेक्शन किया गया वहाँ की कॉलोनी वासियों ने, तो हमने वहाँ जाके तोड़ा तो उसके नीचे कुछ नहीं था। ना पापा थे और ना उनकी मम्मी थी, कोई नहीं था। ये सिर्फ एक भ्रम की स्थिति है कि आप लोगों ने मज़ार बना दी, लैंड जिहाद कर लिया, फिर वहाँ पे आके एक मौलवी जी बैठ गए, फिर मौलवी जी अपने गाँव से भी किसी को लेके आ गए। आपने देखा होगा हमने धौलास में एक मज़ार तोड़ी थी, हम्म, उसके जो ऊपर तिरपाल लगी हुई थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी, वो हमने खुद हटाई। मैं और मेरी टीम, एक भूपेश जोशी भाई हैं, उन्होंने, हमने जाके वहाँ से वो उसका घर घुर तोड़ दिया था, मज़ार हटा दी थी। वो मुल्ला जी चले गए थे। उन मुल्ला जी को जब पूछा कि तुम्हें यहाँ लाइट किसने दी, तो उसने बोला जी पार्षद ने। तुम्हें यहाँ पानी किसने दिया, तो उसने बोला पार्षद ने। चलो वो तो उसका कम से कम, हम एक बिजली या पानी लेते हैं तो वहाँ हमें काफ़ी संख्या में कागज़ जमा कराने पड़ते हैं। हम्म, तुम्हारा आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, कहाँ रहते हो, सभी वेरिफिकेशन होता है। मगर इनके लिए क्यों नहीं होता? जी। इनके लिए भी होना चाहिए कि भाई ये कहाँ से आए हैं। अब ये जंगल में रह रहे थे, धौलास के जंगलों में रह रहे थे। तो धौलास में हमने जब वन विभाग अधिकारी को हम वहाँ पे गए, मीडिया भी काफ़ी संख्या में गई, उन भैया को पूछा गया कि भैया यहाँ पे एक मज़ार बनी हुई है, तो वो किसने बनाई है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि वो मज़ार किसने बनाई है, अच्छा। कि हाँ मैं ये वादा करता हूँ कि अगर वो मज़ार होगी तो मैं उसे हटाऊंगा। मैंने कहा भैया वो मज़ार हमने हटा दिए है, मगर अब वो दोबारा ना बने। तो मेरे को उन भैया का विचार बहुत अच्छा लगा था, और काम भी। वो दूसरे दिन जेसीबी लेके गए थे, और वो जितना भी कमरे की ईंटें वगैरह थी और तिरपाल था, बहुत सारा उसका सामान था। और जब उसने खाली करा तो मैंने सुनने में यह आया था कि गाँव वाले कहते कि चोरी का सामान रखा हुआ था उसने अंदर। तो जंगलात वाले भैया ने वो सब जब्त करके हटा दिया था, और वहाँ पे 2-4 और पेड़ लगा दिए थे। तो वहाँ से मुझे वो काम बहुत अच्छा लगा कि वन विभाग वाले जागरूक थे, वरना इन मज़ारों के अंदर कुछ नहीं रहता मेरे भाई। अब जैसे पहाड़ों में भी आबादी बढ़ती जा रही है, इन मज़ारों की हर जगह ही हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अब पहाड़ों में भी मतलब बहुत सारे बनते जा रहे हैं, हमने देखिए वीडियोस में भी मैं तो आपके ये देखे। कहूँगी कि पहाड़ों में हमारे पहाड़ियों को जागरूक रहना पड़ेगा। हर जगह में राधा नहीं आ सकेगी। जहाँ पे मज़ार देखते हो वहाँ पे तोड़ो। अभी आपने देखा पौड़ी के राजकुमार विधायक पौरी जी, उन्होंने भी 1.5 लाख रुपए मज़ार पे टीन डालने के दे दिए थे कि टीन पड़ेगी इस मज़ार पे, जिसका हमने विरोध करा था। हम उनसे मिले थे, पौड़ी में जाके भी मिले, और हमने बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो उन्होंने तुरंत वो कैंसिल भी कर दिए थे, और वो मज़ार भी जगह से हटा दी थी। तो कहीं ना कहीं जागरूक होगे तभी इन चीज़ों को से रोकथाम लगेगी, वरना नहीं। मैम कितना टाइम हो गया होगा आपको ये काम करते हुए? मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, और उससे पहले हाउस वाइफ? जी। मैम फैमिली सपोर्ट कैसा है आपका? परिवार में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि आप कर रहे हैं कुछ ऐसा काम, सेफ्टी पर्पस लेके कह लो, परिवार का सपोर्ट कह लो? परिवार का देखिए, जब परिवार का सपोर्ट है तभी मैं आगे काम कर पा रही हूँ। बच्चों का सपोर्ट है, इनके पापा का भी सपोर्ट है, पर उन्हें इतना नहीं पता कि मैं हर दिन ही फाइटिंग में बिजी रहती हूँ। थोड़ा बहुत उन्हें गुमराह भी कर रही हूँ कि भैया चलो, दिन भर में हम कहीं से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी सूचना दे देती हूँ कि मैंने ये करा। बाकी नंदी पाल रखे हैं, गाय पाल रखी हैं, 7-8 नंदी हैं, जिनकी सूचना मैं देती रहती हूँ कि हाँ भाई मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो उन्हें ये सब पसंद है, पता है उन्हें कि मैं कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, लगी रहती हूँ काम में। घर पे रखते हो मैम उन नंदियों को या कोई स्पेशल जगह बनाई है आप? नहीं, नहीं, स्पेशल जगह हम जैसे गरीबों को कौन देगा? काफ़ी गुहार लगाई थी गणेश जोशी जी से और अपने मंत्रियों से, जिन्होंने सिर्फ़ आश्वासन दिया मगर जगह नहीं दी। तो इसलिए अभी घर के अंदर ही है मेरी। अच्छा, नंदियों को आप घर के अंदर रखते हो। जी। समाज के लिए आप और क्या-क्या करते हैं? जैसे कि आपने बताया नंदियों को रखते हो, और कुछ कार्य बताइए मैम। देखिए कार्य तो बहुत सारे हैं, जहाँ भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ़ मेरी फाइटिंग मुसलमानों से है, जहाँ पे हिंदुओं की बात आती है, अब हिंदुओं ने गौशालाएँ खोल रखी हैं जिसमें बहुत धांधलियाँ चल रही हैं। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो में जिसमें हरिओम गौशाला की 40 गाय हमने गोबर के नीचे से ज़िंदा निकाली हैं, मेरी और मेरी टीम ने। मगर वहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने उनके नाम उजागर करे, तो मुझे 10 दिन की जेल हुई थी।
वो मामला जानना चाहूंगी, वो मामला आखिर था क्या? मैंने ऐसा भी सुना कि आप पे बीजेपी वालों ने केस कर दिया था, फिर आपको जेल हुआ। आप बताइए जरा हम क्या मामला था वो? एक वो बीजेपी वाला मामला तो ऐसा था कि लाल तप्पड़ है डोईवाला में, वहाँ हम मजार हटाने के लिए गए थे। तो वहाँ रेनू चौधरी थी कोई, तो वो सोशल मीडिया प्रभारी थी बीजेपी में। तो उन्होंने हम पे केस लगाया था कि ये मजार हटाने आ रखे हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरे पे केस लगा रखा था। बाद में तो वो सारी हटी धामी जी की कृपा से। जब उन्होंने भी देखा कि भई हम लोग मजार तोड़ने में ही सारी वीडियो आ रही थी, ऑडियो आ रही थी, सब जगह वायरल हो रहे थे, तो आखिर धामी जी को भी देना पड़ा कि भई सारी मजारें हटाई जाएँगी, और इसलिए वो मजार भी हट गई थी जिसमें मेरे पे मुकदमा हुआ था। मैम कैसा था वो सिचुएशन जब आपने बताया आप जेल में थे उस समय? क्या फैमिली में क्या सिचुएशन थी? क्या फ़ील किया आपने मैम? वो फ़ीलिंग मैं जानना चाहती हूँ आपकी। फीलिंग यही थी कि भई 2 दिन तक मैंने वहाँ जाके खाना नहीं खाया था और बच्चों की याद आ रही थी, ज़्यादा कुछ। रिलैक्स हो जाइए मैम। पानी पी लो अंकल। वैसे वो घटना थी क्या, वो किस वजह से जेल में जाना पड़ा मैम एक्चुअली? रिलैक्स हो जाइए, आप पानी पी लीजिए। नहीं, नहीं कोई ठीक बात नहीं मैम। वो है शिमला बाईपास कड़वा पानी, हरिओम बाबा की गौशाला। पहले उसकी गौशाला थी नगर निगम की। तो हमने नगर निगम में भी दिखाया था कि आपने वीडियो देखी होंगी कि कई गायों की आँखों से खून आ रहा था। जिंदा गायों को कौवे खा रहे थे नोच के। तो हमने जब सारा दिखाया उसे कि ये जिंदा गायों को कौवे खा रहे हैं, तो काफ़ी बवाल मचा था और वो गौशाला उसके हाथ से निकल गई थी। फिर जब एक गौशाला निकल गई, हम उसकी दूसरी गौशाला पे गए थे, तो जहाँ उसने षड्यंत्र के तहत मुझ पे मुकदमा कर दिया था और उसने कई ऐसी बातें बताई जो नहीं थी। मेरे बच्चों पे भी मुकदमे हुए, मेरे 22 बच्चों पे मुकदमे हुए थे वहाँ पे, और मुझे 10 दिन की जेल हुई थी। मैम ये सब आप कुछ फेस करते हो तो कभी लगता नहीं है कि यार ये नहीं करना चाहिए मुझे, या उससे और आपको मोटिवेशन मिलता है नहीं मैं करूँगी यही काम करूँगी? नहीं, अब थोड़ा मैं खुल गई हूँ ना जेल जाने से, तो मैं कहती हूँ चाहे मैं 10 बार जाऊँ, मगर जो ढोंगी प्रचार-प्रसार कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म का, और सनातन धर्म की आड़ में कमाने का काम कर रहे हैं, और गायों के लिए भविष्य में कुछ नहीं है। आज भी गायाँ वहाँ जाओ तो हज़ारों की संख्या में गाय मरी पड़ी रहती हैं। अभी उनके वीडियो वायरल हुए थे कि इतनी बड़ी बाढ़ आई थी है उनके आश्रम के आगे से, उन्होंने जिंदी गाय को जो इलाज माँग रही थी, उनको नदी में बहाया है। पूरी वीडियो आ रखी है मेरे पास। ये कहाँ का मामला बताया मैंने? कड़वा पानी हरिओम आश्रम। तो मैम उन पे कुछ कार्रवाई हुई उनके जो आपने वीडियो? भैया पैसे वालों पे कार्रवाई नहीं होती, हम जैसों पे होती है, क्योंकि हम लोगों ने बवाल करा। हम लोगों ने दुनिया की आँखें खोली कि भगवा की आड़ में बाबा लोग ऐसे काम कर रहे हैं। जो भागवत कर रहे हैं, किस काम का है वो भागवत? भागवत में वो क्या कहते हैं? कहीं न कहीं मैम ऐसा होता है कि पैसे से लोग बच जाते हैं, है बस ना? यही हो रहा है हमारे साथ तो। तो कितना सपोर्ट मिल रहा है मैम आपको जनता का? नहीं, मेरे को जनता का ही सपोर्ट है, अपने भाइयों का, अपने बहनों का, पूरे उत्तराखंड में हर जगह से, उत्तराखंड ही नहीं, बाहर से भी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। एक आवाज़ में आने के लिए भी तैयार रहते हैं। मैम कुछ लोग तो आपको सपोर्ट करते हैं, पर कुछ लोग नेगेटिव भी बोलते हैं आपको। उन लोगों को कैसे हैंडल करते हो आप? देखिए, उनको तो मेरे भाई लोग ही जवाब दे देते हैं जो विरोध में खड़े होते हैं, और फिर उनको मेरे मैं तो कहती हूँ जो विरोध में है उनको मेरे काम देखने चाहिए। इस टाइम तक जितने लोगों की बदनामी हो जाती है कि लोग यहाँ से पैसा खा रहे हैं, वहाँ से पैसा खा रहे हैं, हम आज तक अपनी टीम को ले जाते हैं, अपनी टीम को भूखा शाम को घर में ले आते हैं और दूर-दूर से मज़ारे तोड़ के आते हैं। तो कहीं न कहीं सबको सच्चाई का पता है, मतलब जो विरोधी हैं उसको मेरे भाई लोग ही जवाब देते हैं, मैं नहीं देती। इसमें आपका कुछ सपोर्ट भी करती है सरकार? कोई सपोर्ट है सरकार की तरफ नहीं, से नहीं आप? भैया, सरकार का क्या सपोर्ट होगा, और 6 मुकदमे लगे हुए हैं। तो मैम जैसे आप मज़ारे तुड़वाते हैं, वो मज़ारे सिर्फ़ इल्लीगल होती हैं या कहीं पर भी आपको मज़ारे दिख गई, तो आप उस पर काम दाव करते हो? देखिए, इलीगल मज़ारे तो हम उसी टाइम ध्वस्त कर देते हैं। वैसे तो मैं कहना चाहूँगी कि हिंदुओं को भी नहीं बनानी चाहिए, मगर आजकल हिंदुओं की भी आस्था जाग रही है, वो घर-घर में मज़ारे बनवा रहे हैं। जो मैं नहीं चाहती कि किसी के भी घर में बने, जो जागरूक हैं वो तुड़वा रहे हैं अपने घर की मज़ार। कई जगह में ऐसा भी हुआ कि उन्होंने बोला कि राधा तुम तोड़ दो, हमें तो इसका प्रकोप लग जाएगा मज़ार का। तो हम लोग जाके तोड़ देते हैं कि भई तुम्हें नुकसान नहीं होना चाहिए, हम तोड़ देंगे। मगर अक्सर ये सड़कों के किनारे, जंगल में, रेलवे स्टेशन के किनारे, सरकारी भूमि पे ही बनी हुई है मज़ारें। तो मैम जैसे आप काम कर रहे हैं मज़ारे तोड़ने का, सेम चीज़ दूसरी पार्टी से भी हो जाए,
मंदिरों को कुछ नुकसान पहुंचाने का, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? होता है, अभी आपने देखा होगा डोईवाला की साइड में एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था विशेष समुदाय के द्वारा, लेकिन हमने फिर उसे दूसरे ही दिन भव्य रूप का आकार दिया उसे। तो होता है, ऐसे कहीं नहीं है कि नहीं होता, करते हैं। उसका सबसे जीता जागता प्रमाण हमारा राम मंदिर है, जिसमें लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो जिहाद से फाइट कर रहे हैं, मगर जो जिन्होंने जान दी, राम मंदिर जीता जागता सबूत है उसका। तो ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्ट कर रही है दोनों पार्टियों को? नहीं, इफेक्ट कर रही हैं तो वो भी सुधरेंगे, तो हम तो सुधरने के लिए तैयार हैं। अब कहीं आप देख रहे हो कि हमारी बेटियां सूटकेस में मिल रही हैं, फ्रिज में मिल रही हैं, नालियों में मिल रही हैं, पत्थर से उनको कुचला जा रहा है, तो नफरत की आग कौन सुलगा रहा है? आप अगर अगर आप वो सुधरने के लिए तैयार हैं, तो हम तो उसका 0% भी नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं। देखिए, उनकी गलती नहीं है, गलती हमारे बच्चों की भी है। मैं तो ये कहती हूँ, जागरूक रहोगे तो बचे रहोगे। मगर जिस तरह से आज ये जात बदल के, कास्ट बदल के, दुकानें खोल के, तिलक बांध के, कलावा बांध के बेटियों को अपने मुंह पास में फंसा रहे हैं, वो बहुत हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। ये लड़ाई आपकी खुद की नहीं है, ये सभी आप की है, समाज के लिए लड़ रहे हो। समाज के लिए, बेटियों को और बहुओं को बचाने की बात है। तो जैसे आप मजार जब तोड़ते हो पहले उसकी कंप्लेंट भी करते हो या आप डायरेक्टली अपने आप ही चले जाते हो उसके लिए? कंप्लेंट तो भैया तब होगी ना जब वो उसके कागज होंगे। नहीं, जैसे एमडीडीए में किसी को कंप्लेंट कर दिया, नहीं नगर नहीं, निगम अभी पे कर मैंने कम से कम 22 मजारें ऐसी हैं जो मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाली हैं। एक हो गई आपकी तिब्बती मार्केट रेंजर्स कॉलेज के पीछे मजार, जो कम से कम 1 बीघे जमीन में बनी है। वहाँ कोई मोमडन नहीं आता, वहाँ हिंदू आते हैं, सारे हिंदू आते हैं, फॉर्चूनर वाले हिंदू आते हैं, बहुत बढ़िया अच्छी जिनकी कंडीशन वो हिंदू आते हैं। एक डाटकाली में मोहंड में मजार है, वो 11 बीघे में है मजार। तो बहुत सारी मजारें ऐसे डाली हैं जिनका कोई विकल्प ही नहीं निकलता मुख्यमंत्री पोर्टल से। तो कागज में तो बेकार कार्रवाई चलती है, बाकी हमारे हथौड़े जिंदाबाद है। उन्होंने बोल दिया कि राधा बहन यहाँ पे आके ये तोड़ दो, जब सुनने में आया कि ये सिर्फ पत्थर का टुकड़ा है, कुछ नहीं देगा, तो तोड़ देते हैं हम लोग। पर कई जगह अभी भी ऐसा है जहाँ से उनके श्रद्धा है अभी मजारों पे। तो धीरे धीरे जितना हो सकता है हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको कि भैया आप लोग मजारों पे मत जाओ। मगर कहीं संख्या ऐसी हो जाती है कि वो हम पे हावी हो जाते हैं कि यहाँ से हमारी बहुत सारी मनोकामना पूरी हो रही है। अच्छा, तो मैम किस तरीके से हैंडल करते हो फिर उनको जब वो आप पर हावी होते देखिए, हैं? तो समझाते हैं, और नहीं समझेंगे तो फिर हमारी दिन उनका है, रात हमारी है। हमारे हथौड़े बजते हैं फिर, उनकी श्रद्धा पे भारी हमारे हथौड़े रहते हैं। अगर मैं कहती हूँ अपनी ज़मीन है तो मज़ार बनाओ, वेरी गुड है, आप श्रद्धा है उसमें तो अपने घर में बनाओ मज़ार, उसे पूजो। मगर सरकारी ज़मीन में, पार्क में, हैंडपंपों के किनारे, रेलवे स्टेशन पे, ग्राम प्रधान पंचायत की ज़मीन पे, वन विभाग की ज़मीन पे, हर जगह में ये मुर्दे बने पड़े हैं। तो मैं नहीं, इसमें मेरी श्रद्धा नहीं है। तो मैम आप किसी संगठन से जुड़े हैं या आप कैसे काम करते हैं? आप किसी संगठन का सपोर्ट रहता है आपके साथ? नहीं नहीं, मुझे तो किसी का सपोर्ट नहीं है, बस सभी सनातनी भाइयों का और बहनों का सपोर्ट है। आ जाते हैं, काफ़ी संख्या में अगर आवाज़ देती हूँ तो लोग आते हैं मज़ार हटाने के लिए। अच्छा मैम, आप हमारे उत्तराखंड में लड़कियों की सेफ्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने बच्चों को समझाना चाहूँगी कि अब्दुल अगर पंडित बन के आए तो सावधान रहें। आजकल तिलक लगा के, कलावा बांध के, सब जगह जिहाद ही चल रहा है। हम सिर्फ अपने बच्चों को समझाएंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, इन्हें तो ऊपर से पैसा आता है जिहाद करने का, मगर सूटकेस में हमारे बच्चे पैक हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारे बच्चों को सुधरने की ज़रूरत है। और एक केस जो अभी कुछ दिनों पहले ही आया था, जो आईएसबीटी में एक रेप हुआ था एक नाबालिग के साथ, उस पे आपकी क्या view देखिए, उस पर भी हमने आवाज़ उठाई थी, मगर हमारी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है अभी कि उस पर कोई कार्रवाई हो सके। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन लाचार है सच्चाई दिखाने में। और अब की बार तो देहरादून में भी काफी क्राइम बढ़ता हुआ दिख रहा है। कभी ओएनजीसी में एक लाश मिली थी, आपने नाले देखा, में। नाले में, और ऐसी कई वारदातें मैंने कहा भैया सामने आ आपको रही ना, हैं। शासन प्रशासन बहुत लाचार है। कहीं ना कहीं हमारा भी विश्वास डगमगाता है ऐसी जगह में कि जहाँ पे न्याय नहीं मिल पाता। फिर हम लोग उसमें क्या दिखाएं, बताओ आप? जब सब कुछ सबके आगे आ जाता है तो हम लोग क्या दिखाएं उसमें? हमें तो न्याय की उम्मीद रहती है। आज तक अंकिता भंडारी पर न्याय नहीं मिला है, तो हम इससे ज़्यादा क्या बोलें? पहले ऐसा देहरादून था नहीं, वैसे अब नहीं जैसे नहीं, होता जा रहा है। और अब ये देहरादून रहा कहाँ? आपका हम्म, उत्तराखंड कहाँ रहा? देवभूमि कहाँ है? जिस हिसाब से पहले लोग हुआ करते थे, पहले क्राइम रेट भी बहुत कम था। अब तो हर गली हर मोहल्ले में है भाई।
अगर मैं घर घर से निकलती हूँ तो 10 फ़ोन मुझे 10 जगह से आ जाते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है। हर जगह भागना मुमकिन नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, अब बहुत संख्या में है। अब देहरादून की छोड़ो, अब पहाड़ों में चले जाओ, गाँव की साइड भी ये सब हो रहा है। फेरी वाले आ रहे हैं, कंबल बेचने वाले आ रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि किस लड़की से बात करनी है, औरत से बात करनी है। 3-3 बच्चों की माँ को लेके चले जाते हैं। तो ये जिहाद नहीं है तो क्या है? किससे लड़ें? लव जिहाद, मैंने मैम आपको देखा है लव जिहाद पर भी काम करते हुए। तो कहाँ से मैम आपको कैसे पता चलता है कि ये सिचुएशन हो रही है लव जिहाद पर? आपका क्या राय है मैम, ये बताएं आप। अब मेरा गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल है। अभी मैं गढ़वाल गई थी, तो वहाँ 3 आदमी थे, जिनको गाँव वाले बार-बार भगा रहे थे, वो बार-बार आ रहे थे। फिर एक बार मैं भी गढ़वाल जा रखी थी, जिस टाइम वो आए तो गाँव वालों ने मुझे बोला कि इन्हें हम भगाते हैं, ये फिर आ जाते हैं, तो मैं भी चली गई। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों आते हो यहाँ पे? तो उन्होंने कंबल दिखाए। उन पे कंबल के नाम पे कुछ नहीं था, मगर वहाँ से 6 औरतें गायब हो रखी हैं आज की डेट में। 3 बच्चों को छोड़ के 1 माँ गायब हो रखी है। मतलब शादीशुदा कोई नहीं, कुँवारी कोई नहीं, सब शादीशुदा। तो ये जिहाद ही है भैया, जो ये कंबल बेचने वाले, कुर्सी बेचने वाले गाँव पे चढ़ाई कर रहे हैं। ना इनका कोई सत्यापन है, ये कहाँ से आए? कैराना के लोग गाँव के कोने-कोने में मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तब ये सब सिचुएशन रुकेगी। कैसे होगी जनता जागरूक? देखिए, ना इन्हें अपने मकान किराए पे दें, ना दुकान किराए पे दें, तो अपने आप ही इनके क्राइम कम होंगे। मगर हमारा हिंदू थोड़े से पैसों के लालच में मकान भी देता है, दुकान भी देता है, और आखिर में वो अपनी बेटी को ही रफू चक्कर कर देता है उनके कहीं साथ। ना कहीं आपका कहने का मतलब बाहरी लोगों का यहाँ पर आना ही बंद करवा आना देना ही चाहिए। बंद होना चाहिए, बिल्कुल। भू कानून लगना चाहिए सबसे पहले, भू कानून लगना चाहिए। हर राज्य में है, हिमाचल में देख लीजिए आप, भू कानून है तो सुरक्षित है वो। मगर यहाँ देख लीजिए, जितने भी क्रिमिनल लोग हैं, उत्तराखंड में आपको मिल जाएँगे। जितने भी बाहर से भागे हुए लोग हैं, वो सब उत्तराखंड में मिलेंगे आपको। तो क्राइम तो होगा ही। भू कानून पर मैम कोई बात नहीं करना चाहता आज की डेट में। हम तो करेंगे मैम। भू कानून से लोग बचते हैं क्योंकि लोगों को या तो लालच कह लो या कुछ भी कह लो, ये शासन प्रशासन इसमें काम भी नहीं कर रही है। नहीं, भू कानून सबसे पहले होना चाहिए। देखो, शासन प्रशासन या नेता लोग जो भी है, ये वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं, मगर एक जो सच्चा उत्तराखंडी होगा, वो भू कानून पर ज़रूर बात करेगा। तो भू कानून लगना चाहिए, लागू होना चाहिए भू कानून। इतनी रैलियां निकली मैम भू कानून के लिए, फिर भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वोट बैंक कम हो जाएँगे फिर, अगर प्रतिक्रिया देंगे तो वोट बैंक कम हो जाएँगे ना। मेरे पास इतने सारे केस हैं कि बाहर के लोगों ने बिल्कुल गढ़वाली मोहल्ले में मकान ले लिया, दुकान ले ली, तो कौन दे रहा है? हमारे लोग। कैसे जागरूक होंगी मैम, मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ, उनको जागरूक करना कैसे कैसे अभी हो पाएगा? बाला वाले में एक गढ़वाली परिवार ने मकान दिया, उसे काफ़ी लोगों ने समझाया भी। काफ़ी लोगों ने समझाया कि भई इसे मकान किराए पे मत दो, मोमडन है, ये है। तो उन परिवार ने नहीं सुनी, आखिर में उनकी लड़की लेके भाग गए। तो हो गए जागरूक अब। तो नुकसान होने से पहले जागरूक हो जाओ ना। तो ये जिहाद है, ये समझना पड़ेगा। किसी नुकसान के पहले ही सोचना पड़ेगा कि इनको ज़मीन और दुकान मकान ना दें। आजकल वैसे देहरादून में क्रिश्चियनिटी का भी चल रहा है जो कन्वर्जन कराने वाला है। भैया आजकल नहीं चल रहा है, ये तो मैं 4 साल से देख रही हाँ, हूँ चल कि रहा है 4 मतलब। साल से चल रहा है। क्योंकि हम लोगों की किसी रसूखदार से ना जान है ना पहचान है। कभी-कभी बंद हो जाना पड़ता है अंदर, कभी चौकी में बैठना पड़ता है, और जो धर्मांतरण करा रहे हैं, उनको बाकायदा चाय पिलाई जाती है। अगर देखो, हम बाहर के लोगों को आने-जाने के लिए रोक लगाएँगे, आज कितनी अवैध पीठें लगती हैं, मंडी लगती हैं, उसमें सब सहारनपुर के, बिजनौर के लोग आए रहते हैं। अपना उत्तराखंडी सबसे पीछे है और सारे बाहर के लोग आगे हैं। तो कहीं न कहीं जब ये बाहर के लोग रुकेंगे तो अपने आप डेवलपमेंट होगा, अपने लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मिशन यही है कि बाहर के लोगों को रोक लगाई जाए, अपने लोगों को रोज़गार दिया जाए, बस। तो राजनीति में आने का कोई विचार, आगे चुनाव लड़ने का कोई विचार है आपका? देखिए, देश का भला होता है तो बिल्कुल जाना चाहूँगी, पर अपने धर्म से समझौता करके नहीं। काम तब भी यही करूँगी। तो अभी तक आपको कोई ऑफर आया है राजनीतिक किसी भी पार्टी से? नहीं, नहीं आते हैं, पर देखो, धर्म, मैंने कहा ना, धर्म से ऊपर कोई पार्टी नहीं है। मेरे लिए सबसे पहले धर्म है। और आपको पता है कि आज नुपुर शर्मा को लगा लो आप, किसी को भी लगा लो, अगर धर्म के लिए बोला तो पार्टी बाहर कर देगी। तो मेरे लिए सबसे पहले पार्टी से पहले अपना धर्म है, धर्म निभाऊँगी। अच्छा मैम, सोशल मीडिया पर आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें आपने मज़ार तोड़कर वहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिया।
वो मामला कहाँ का था, क्या था, कैसा था, कैसे आपने ये सब किया, वीडियो वायरल हो गई, उसके बारे में बताओ। कुछ नहीं, देखिए हमने तो कई जगह में कर रखा है ऐसे। बहुत जगह में ऐसा है कि मजार हटाई तो शिवलिंग स्थापित किए गए। शिवलिंग लगाने का कोई बड़ा मैटर नहीं है। देखो, अतिक्रमण उन्होंने भी करा तो मैं मानती हूँ कि अतिक्रमण मैंने भी करा, मगर ये एक जिद थी और कुछ नहीं। जब तुम जिद कर रहे हो, तुमने सदियों से तुमने वहां पे मजार बना रखे सरकारी जमीन पे, तो ये एक जिद थी। जब तुम्हारी मजार रहेगी तो मेरा शिवलिंग भी रहेगा वहां पे। तो मजार हटा के इसलिए मैंने शिवलिंग लगाया 5 जगह में। ठीक। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको या फिर डर लगा हो या फिर कभी ऐसा लगा हो कि कुछ एक्सट्रीम हो गया हो कि अरे दिक्कत हो जाएगी, ऐसे में कुछ ज़्यादा माहौल गर्म हो गया हो? बहुत जगह होता है, अब आदत हो गई है। हम माहौल गर्म करने वाले ही लोग हैं, माहौल गर्म होता रहेगा। हम घर में आके आराम से अपनी नमक रोटी खाते हैं। पर जहाँ जिहाद है वहाँ हम बढ़िया वाला कलेश करके ही आते हैं फिर, बस। कभी एक ऐसा कुछ इंसिडेंट बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया। हाँ, जहाँ शिवलिंग लगाया था वहाँ पे फिर मैंने सुना था कि काफ़ी लोगों को परेशान किया गया पुलिस द्वारा कि हाँ, ये मजार किसने तोड़ी, क्या तोड़ी। तो लोगों को पता नहीं था कि किसने तोड़ी, कि जी बहुत सारी लेडीसें आई थी, उन्होंने तोड़ी। मैम, सेफ्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप इतने सारे काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं इसमें सेफ नहीं हूँ, या फैमिली से आता होगा कि नहीं ये काम सही नहीं है, मेरे बच्चों मेरी फैमिली को इससे कुछ नुकसान ना हो, उस चीज से कैसे बचते हो आप? आईएसबीटी के फ्लाईओवर से जा रही थी तो एक दिन हमला करा किसी ने। मैं नहीं जानती कि वो कौन थे। 3 लड़के थे, तीनों ने हेलमेट पहने हुए थे। मैं बेटी को छोड़ने जा रही थी कॉलेज, तो उस टाइम मेरे पे हमला हुआ था। मैं तुरंत फ्लाईओवर से जा रही थी, फ्लाईओवर नीचे कट करके तुरंत आईएसबीटी चौकी में गई, कंप्लेंट लिखाई, लेकिन उसका भी नतीजा 0 रहा। तो कहीं न कहीं ये सब चलता रहता है। एक बार मैंने अपनी बेटी को लेके जा रही थी, उसके बाद से मेरे पे 2 टोपी लगाए हुए आदमी मेरे पीछे लग गए थे, तो मैंने पेट्रोल पंप पे जाके जान बचाई थी। इतनी स्पीड में ले गई थी। तो कहीं न कहीं हमारा पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, ये इसलिए हो रहा है। मैं कह रही हूँ 1-2 आपराधिक गतिविधियों के जो लोग हैं, अगर कैमरे ट्रेस करके उन्हें बुलवाया जाए, तो ये हमले रुक सकते हैं। अब पुलिस शायद इसलिए इंतज़ार कर रही है कि कुछ बड़ा हो जाए। देखिए, उस चीज़ के लिए फिर हम पुलिस के पास गुहार लगाने के लिए जाते हैं, जब थोड़ा लगता है कि बच्चों पे आँच आ रही है। अभी एक जिहादी ने धमकी दी थी कि तेरे बच्चों को घर से उठा लूँगा। बेटी की फ़ोटो पे अश्लील चित्र लगा के उसने बहुत वायरल करा था इंस्टाग्राम पे। तो उसकी शिकायत कम से कम 250-300 महिलाएँ गई थी। उसकी वीडियो, ऑडियो मेरे पास सब हैं। गए थे कप्तान सर के पास, डीएम के पास, हमने गुहार लगाई थी। तो आज तक उसका कोई पता नहीं निकला कि कहाँ है। उसका कल फिर मैसेज आता है कि मैं उत्तराखंड पहुँच चुका हूँ और बहुत जल्दी मैं अपने काम को अंजाम दूँगा। तो कहीं न कहीं हम पुलिस के पास जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम होते हैं। 2 बार मेरे घर पे गोली चल चुकी है। तो पुलिस आ चुकी है, पुलिस ने देखा, छानबीन करी, तो पुलिस ने कहा कि ये गुलेल के निशान हैं, जबकि सोशल मीडिया पे सबने देखा कि वो गोली के निशान थे। तो कहीं न कहीं अब विश्वास डगमगाता है ऐसे करके। जब उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड पुलिस को मेरे कारण नहीं, कम से कम बच्चों की सेफ्टी के लिए कदम उठाना चाहिए, तो वो भी नहीं करा उन्होंने। तो मैम, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनकी उन्हें किस तरीके से जागरूक होना चाहिए? देखिए, जनता को मैं यही कहूँगी, जनता में हमारे अपने ही लोग हैं, उनसे यही कहूँगी कि मकान, दुकान और ज़मीन बिल्कुल बाहर के किसी भी आए हुए लोगों को ना दें। अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें। बेटियां हैं तो भविष्य है। बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कहाँ का भविष्य और कैसा भविष्य। इसलिए अपने जो भी लैंड जिहाद कर रहा है उसके खिलाफ आइए। जो भी कुछ गलत काम कर रहा है उसमें आवाज़ उठाइए। अपनी बहन और बेटियों को सुरक्षित रखिए। गाय और माई सुरक्षित रहेंगी तभी धर्म सुरक्षित रहेगा। जैसे मैम, ये रेपिस्ट है, आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, पहले ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिलता था, या तो फिर वो हाईलाइट नहीं होती थी, वो खबरें, वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया या ऐसा दौर आ चुका है कि हर एक चीज़ हाईलाइट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं रेपिस्ट वो पकड़े भी जाते हैं कानून में, लेकिन उनको सज़ा नहीं दी जाती। तो उनके लिए आपका क्या ओपिनियन है, क्या सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए? अगर मैं पर्सनली कहूँ, अगर मैं कानून होती तो मैं उनको उसी टाइम जिंदा जला देती। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए आपकी? क्या शासन प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए तुरंत? देखिए, आजकल तो 27-27 मर्डर करे हुए को भी वीआईपी सुरक्षा मिलती है। ये दुर्भाग्य है हमारा, उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। कहीं का भी ऑन द स्पॉट सजा मिलनी चाहिए बेटियों के हत्यारों को, या जो कुकर्म करते हैं हमारी बच्चियों से, उनको ऑन द स्पॉट, ना पुलिस में दो ना किसी में दो।
देखिए, मेरी भी बेटियां हैं और मैं तो आज अपनी बच्चों को भी यही समझाती हूँ, अपने ही नहीं मैं सभी बेटियों को बोलती हूँ, हथियार अप्लाई करो और अपने इंतजाम से निकलो। तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो वाला अपनी बेटियों को मनोबल दो कि वो हमें ना पुकारे, वो अपना हथियार इस्तेमाल करे और उसी टाइम उस जिहादी को सजा दे सके जो उनके साथ उन्हें सेक्स की नज़र से देखते हैं, हमारे बच्चों को एक आहार समझते हैं, उन बच्चों को उनको वहीं पे सजा देनी चाहिए। हमारे बच्चों को, हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दें, ना कि ये शिक्षा की पुलिस आई और उनको पकड़ के ले गई, 2 महीने बाद बेल हो जाती है, वो अपने लिए नया आहार ढूंढते हैं फिर, क्योंकि जिसकी मानसिकता जैसी रहेगी वो वैसा रहेगा, वो कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन उसे सजा वहीं पे देनी चाहिए। मैं जनता से भी यही कहती हूँ कि आप लोग जहां भी ऐसे देखें तो वहां पे सजा पहले दें और उसके बाद पुलिस को बुलाएं। मेरे हिसाब से तो मैम उन्हें उसी टाइम जिंदा जला देना चाहिए, यही एक सबसे बड़ा। देखिए, ये हम लोग कह रहे हैं ना, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ का पात्र बनते हैं और वीडियो बनाते हैं। और कुछ लोग तो मैम सामने आना ही नहीं चाहते, कहीं ना नहीं, कहीं उन्हें बहुत बदनामी का डर होता है, या तो उन्हें पता होता है कि हम इसमें जीत नहीं पाएंगे। नहीं, नहीं, जीत नहीं पाओगे तो आप किसी ना किसी को सूचना दे सकते हो। अभी एक बहुत बड़ा मैटर आया है मेरे हाथ में, हो सकता है उसमें भी मुझे जेल हो जाए, मगर उस मैटर को मैं छोड़ूंगी नहीं। हमारी हिंदू बच्ची है और मुसलमान है, मुसलमान ने उसे कहीं गढ़वाल की साइड से घेरा है और यहाँ भी 4 शादियां कर रखी हैं और सारी हिंदू लड़कियां हैं, और अब अपनी अम्मी जान के कहने से भी शादी कर रहा है। अरे तो पहले अम्मी जान से शादी कर लेता ना, तुम्हारे में तो खाला बुआ ताऊ चाचा सबकी लड़कियां चल जाती हैं, तो तूने पहाड़ी लड़कियों को क्यों घेरा? तो कहीं ना कहीं हर जगह में जिहाद है, जागरूक हमें होना है। अब लड़कियां बाद में कहें कि हमें पता नहीं था मुसलमान है, ऐसा नहीं हो सकता। सबको पता रहता है आज की डेट में कौन है क्या है। तो सिर्फ कलावा देख के और आप टीका लगा के आप अब्दुल को नहीं पहचान पा रहे हो, मैं तो कहती हूँ ये सोच से बड़ी मूर्खता है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपके साथ पॉडकास्ट करके हमें बहुत अच्छा लगा। शायद जितनी भी हमारी पब्लिक देख रही होगी, कुछ ना कुछ उन्हें सीखने को आपसे ज़रूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री